हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब एंड विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हूँ। ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हायरिंग कर रहा है इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए। पोस्ट का नाम है आपका असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव की पोस्ट आपकी रहने वाली है। एग्जामिनेशन 2023। तो कितनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है और इस टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा नहीं आती है। बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, आईबी की है, इंटेलिजेंस ब्यूरो की है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है और ग्रेड 2 की है, ठीक है। और बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, इसकी सैलरी काफ़ी अच्छी है और सैलरी से ज़्यादा तो सबसे बड़ी बात कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से रिलेटेड है और इंटेलिजेंस ब्यूरो की है। तो कितनी इंटरेस्टिंग जॉब है ये, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन है, कुछ भी इसमें ऐसा क्वालिफिकेशन वगैरह नहीं मांगा गया है जो जिसके लिए आप एलिजिबल ना हो पाओ, ठीक है। और सैलरी इतनी बेहतरीन सैलरी है, मतलब हर तरीके से ये प्रोफाइल मतलब कहते हैं ना कि एकदम अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाए तो आपकी लाइफ पूरी की पूरी जो बदल दे, ठीक है। ऐसी ये प्रोफाइल है आपकी, ठीक है। क्लासिफिकेशन, अब यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें बता देती हूँ, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लंबा ये नोटिफिकेशन है। तो मैं जल्दी से आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे बता दूँगी और इसका मैं लिंक दे दूँगी, ठीक है। तो मैं चलिए डिटेल्स बताती हूँ आपको। नेम क्या है इसका एग्ज़ाम का, ACIO ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है आपकी। जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी, देखिए ग्रुप सी है लेकिन ग्रेड यहाँ पे 2 दे रखा है और ग्रुप सी में डाल रखा है, लेकिन ऐसा मत समझिए कि ग्रुप सी है तो इसका मतलब ये इसकी सैलरी वगैरह अच्छी नहीं होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑफिसर ग्रेड की जॉब है और आपकी सैलरी यहाँ पे 70-80 हज़ार रुपये आपकी सैलरी होने वाली। बिकॉज आप देख पा रहे हो कि बेसिक जो पे है वो आपका 44,900 यानी करीब 45,000 वो है और उसके साथ 46% ऑफ बेसिक पे यानी कि 20,654 जो है ये आपका डीए है, ठीक है। फिर एसएसए है आपका 8,980, ठीक है। ये 70,000 से भी ऊपर, ये करीब आई थिंक 1 लाख तक आपकी सैलरी जाने वाली, ठीक है। देखिए आप यहीं पे खुद देख पा रहे हो 45 ये हो गया, 21 ये हो गया, 9,000 ये हो गया, ठीक है। यानी कि ये रुकिए मैं बताती हूँ आपको। 45 20 आपका हो गया 65 प्लस 8 हो गया आपका 73, तो यही हो गया, ठीक है। 70 से 8 क्या, ये 9 है तो 74 तो यही हो गया। प्लस ये आपका ये बाकी चीज़ें, ये देखिए 6,000 समथिंग आपका गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स, तो देखिए ये आपका करीब 1 लाख के ऑलमोस्ट जाएगी आपकी पूरी सैलरी, ठीक है। आप समझ सकते हो कि कहने का नाम है कि ये ग्रेड सी की है, ठीक है, ग्रुप सी की है और ग्रेड 2 की जॉब है, लेकिन आपकी 1 लाख पर मंथ आपकी गवर्नमेंट जॉब में इनिशियल सैलरी रहने वाली है, ठीक है। जबकि स्टार्टिंग में आपने कहीं ऐसी सैलरी नहीं देखी होगी, बाद में प्रमोशन वगैरह के बाद या रिटायरमेंट के टाइम पे भले ही ऐसी सैलरी हो जाए, लेकिन स्टार्टिंग इतनी बेहतरीन सैलरी से, ठीक है, सुपर्ब है। In addition to above other admissible facilities, allowances, cash compensation in lieu of a duty performed on holidays subject to a ceiling of 30 days, annual increment। बताइए अभी इसमें आपका एनुअल इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। मेडिकल फैसिलिटी, तो देखिए गवर्नमेंट की तरफ से जो फैसिलिटी वैसे ही प्रोवाइड होती है, चाहे वो मेडिकल से हो, ठीक है, इंश्योरेंस से हो, पीएफ यहाँ पे आई थिंक मिलना चाहिए, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा फैसिलिटी आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं नंबर ऑफ ओपनिंग्स, तो देखिए ओपनिंग भी बहुत ज़्यादा है। ओवरऑल 995 ओपनिंग है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ईडब्ल्यूएस की अलग से, यानी आप कह सकते हो कि ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे रिजर्वेशन है, ठीक है। जैसे कि ये 10% से अधिक ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन है, बिकॉज यहाँ पे 129 ईडब्ल्यूएस की पोस्ट है और जबकि ओवरऑल जो टोटल वैकेंसी है वो है 995, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जनरल में 377 है, ओबीसी में 222 है, एससी में 134 है, एसटी में 133 है। तो सभी कैटेगरीज के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, ठीक है।
अब आ जाते हैं क्वालिफ़िकेशन की यदि बात किया जाए तो ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन की बात किया जाए तो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। तो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी डिज़ायरेबल में आता है, ठीक है? इन्होंने कुछ भी सर्टिफ़िकेट वगैरह की बात नहीं कह रखी है। डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। अगर आपके पास कंप्यूटर का कोई भी सर्टिफ़िकेट है, किसी भी तरह की कोई जानकारी है, तो वो आप इसमें लगा दीजिएगा, ठीक है? बट जो एसेंशियल है, जो मस्ट है, वो सिर्फ़ ग्रेजुएशन है, जो कि आपका किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, ठीक है? किस फ़ील्ड में हो डज़न्ट मैटर, आर्ट्स में हो, कॉमर्स में हो, साइंस में हो, बीटेक हो, बीई हो, कुछ भी हो, ठीक है? आप लगा सकते हो, आप एलिजिबल हो। एज लिमिट की बात किया जाए तो 18 से 27 साल है, 18 टू 27, ठीक है? तो ख़ास तौर से ये जॉब किसके लिए है? यंगस्टर्स के लिए है, ठीक है? लेकिन ये भी बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे इन्होंने अच्छा खासा एज रिलैक्सेशन दे रखा है सभी कैटेगरीज़ को। जैसे कि अपर एज लिमिट रिलैक्सेबल बाय 5 इयर्स ऑफ एससी एसटी एंड बाय 3 इयर्स ऑफ ओबीसी, ठीक है? तो ओबीसी के लिए 3 साल है, एससी एसटी के लिए 5 साल है। अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल फॉर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स अप टू 40 इयर्स ऑफ एज who have rendered 3 years of regular continuous service. This relaxation is applicable only to central government. ओके, तो देखिए ये बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं कि उनको इतना ज़्यादा एज रिलैक्सेशन है 40 इयर्स का, ठीक है? तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के ही एम्प्लॉयज़ के लिए है, ये स्टेट के लिए इन्होंने नहीं दे रखा है। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो लोग 27 प्लस है लेकिन अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं अगर 40 इयर्स के अंदर में, ठीक है? Civilian employees holding civil post are not applicable to personal working in PSUs, autonomous statutory bodies, ठीक है? तो ये चीज़ें आप देख लीजिएगा। अब जाते हैं द एज लिमिट इज रिलैक्सेबल अप टू एज ऑफ 35 years of unreserved candidates and up to 40 years of SC/ST in case of widow divorcee women and women judiciary separated from their husband and not remarried। तो देखिए विमेन पे भी काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है। विमेन को भी 35 इयर्स तक का एज रिलैक्सेशन मिला है, वो भी जनरल कैटेगरी की विमेन को 35 इयर्स का, और एससी एसटी की बात किया जाए तो 40 इयर्स का, ठीक है? तो कौन सी विमेन, इस सिंपल जनरल विमेंस की बात नहीं हो रही है, ये विमेन हो रही है, जैसे कि ये बात जो हो रही है ये हो रही है विडो हैं या डाइवोर्स्ड हैं या सेपरेटेड हैं, ठीक है? यानी कि जो सिंगल विमेन हैं जो कि विडो हैं या डाइवोर्स्ड हैं या सेपरेटेड है, ठीक है? तो उनको भी अच्छा खासा एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल रहा है। द एज लिमिट इज रिलैक्सेबल फॉर एक्स सर्विसमैन, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, जो मिलती है एज रिलैक्सेशन वो सारे हैं। द एज लिमिट इज रिलैक्सेबल up to maximum 55 years to the meritorious स्पोर्ट्स पर्सन स्पेसिफाइड इन पैरा 1A। तो पैरा 1A वगैरह ये सारी डिटेल्स आप देखिएगा। तो जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनको 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। तो मतलब देखा जाए तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा एज रिलैक्सेशन है। इसके साथ ही है द एज लिमिट इज़ रिलैक्सेबल फॉर एक्स सर्विसमैन एज वेल एज for the children and dependent of victims of riots of 2002 in Gujarat and Sikh riots of 1984। तो देखिए ये तो मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ कि जो 2002 के गुजरात के जो दंगे में या जो सिख गुजरात के और जो सिख दंगे जो हुए थे 1984 में, जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी, ठीक है, असैसिनेशन हुआ था इंदिरा गांधी का, उस समय के अगर रियॉट्स में अगर उनके पूर्वज इन्वॉल्व थे, उनके घर को कोई इन्वॉल्व था, तो भी आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है? बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्सेशन देने की कोशिश की है। हालांकि एज कम है यहाँ पे, 18 टू 27 ही दी गई है, लेकिन रिलैक्सेशन काफ़ी ज़्यादा दे रखी है, तो आप ये ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। अब सारी चीज़ें मैं नहीं कवर कर पाऊँगी, ठीक है? वो चीज़ें आप देख लीजिएगा। अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये देखिए
यहाँ पे इन्होंने दे रखा है सिटी ऑफ द एग्ज़ाम। तो कौन-कौन सी सिटी में होगा, बहुत ज़्यादा सिटीज़ है, ठीक है? और आप देख पा रहे हो कि ऐसा नहीं है कि कुछ ख़ास-ख़ास मेट्रो सिटीज़ का नाम दे दिया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे स्टेट्स कवर किए जा रहे हैं, आप देख पा रहे हो, और सारे स्टेट्स के भी जो मेन सिटीज़ है वो सारी यहाँ पे कवर है, ठीक है? अगर उत्तर प्रदेश की भी बात किया जाए तो काफ़ी ज़्यादा सिटीज़ हैं यहाँ पे। 15 सिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है उत्तर प्रदेश की, जैसे कि आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुज़फ्फरनगर, प्रयागराज, सीतापुर, वाराणसी। उत्तर प्रदेश की कितनी सिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, इसी तरह से बाकी सारी आप देख पा रहे हो। हर स्टेट की मतलब जो मेन सिटीज़ है, अगर बहुत ज़्यादा आउटर की सिटीज़ है वो मुझे नहीं दिख रही है, लेकिन जो मेन सिटीज़ है, ठीक है, वो सारी मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है? तो अगर आपकी लोकेशन, आपका कस्बा जो भी है वो इसमें अगर नहीं दिख रहा है, तो आपके नियरेस्ट जो भी सिटी है आप यहाँ पे अवेलेबल, उससे उसमें जाकर के अपना एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है? अब स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और इस पर तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि ऐसे मौके, ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ बार-बार नहीं होती और इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, जी-जान लगा देनी चाहिए, सब कुछ छोड़-छाड़ के सब कुछ बंद करो और बस तैयारी करो और दे डालो, ठीक है? अब ये आपका क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ एग्ज़ामिनेशन, ठीक है? इसमें रिटन एग्ज़ाम होने वाला है प्लस इंटरव्यू होने वाला है, ठीक है? तो इसमें 2 तरीके के एग्ज़ाम होंगे, मतलब टियर 1 है, फिर टियर 2 है, देन टियर 3 है जो कि इंटरव्यू है, ठीक है? तो टियर 1 एग्ज़ाम में क्या होने वाला है, 100 ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यूज़ डिवाइडेड इंटू 5 पार्ट्स कंटेनिंग 20 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच ऑन current affairs, general studies, numerical aptitude, reasoning, logical aptitude, English। तो देखिए काफ़ी अच्छे से डिवाइड कर रखा है, तो कोई भी यहाँ पे दिक्कत की बात नहीं है कि जिनकी जीएस बहुत अच्छी होती है, उनकी रीज़निंग कमज़ोर होती है, जिनकी रीज़निंग मैथ्स अच्छी होती है, उनकी जीएस वीक होती है। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इन्होंने सारी चीज़ें दे रखी है, जबकि जनरली क्लैरिकल में क्या होता है कि जीएस पे उतना फ़ोकस नहीं किया जाता है, ठीक है? और सिर्फ़ यहाँ वहाँ पे इंग्लिश है और क्या कहते हैं, करेंट्स अफ़ेयर रहता है और न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ दी जाती है, इंग्लिश दी जाती है। यहाँ पे करंट अफ़ेयर्स का एक अलग पार्ट है और जनरल स्टडीज़ का एक अलग पार्ट है। 5 यहाँ पे पार्ट्स हैं, ठीक है? 5 पार्ट्स हैं जो कि सारे 20-20 मार्क्स के होने वाले हैं, ठीक है? करंट अफ़ेयर्स है, जीएस है, ठीक है? तो जीएस और करंट अफ़ेयर्स मिला कर के उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा वो तैयार हो जाएगा जो लोग गवर्नमेंट जॉब देते रहते हैं। इसके अलावा जो क्लरिकल के एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का अलग पार्ट है, रीज़निंग लॉजिकल एप्टीट्यूड का अलग से पार्ट है और इंग्लिश का अलग से है। तो ठीक है, तो इसमें सभी कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज़ ये बहुत कुछ कवर कर रहा है, ठीक है? नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4 मार्क्स ऑफ ईच रॉन्ग आंसर। तो देखिए 1/4 मार्क्स आपका कटेगा, तो 1/4 मार्क्स कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता है, आप रिस्क ले सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, एज़ मच एज़ पॉसिबल आप इसके लिए प्रैक्टिस कीजिए, मॉक पेपर्स को सॉल्व कीजिए और उसमें देखिए कि आप कितने मिस्टेक्स कर रहे हो और आपके कितने माइनस में जा रहे हैं। तो जहाँ पे भी माइनस मार्किंग की बात आ जाती है, वहाँ पे आपको मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए। उससे आपको पता चल जाएगा कि आप जो तुक्के लगाते हो, वो गलत लगाते हो या सही लगाते हो। कुछ लोग को नहीं भी आता है, लेकिन वो इतना स्टडी कर चुके होते हैं कि वो तुक्के भी उनके सही हो जाते हैं। कुछ लोग जो तुक्के लगाते हैं ना, वो सारे माइनस में चले जाते हैं और उनके सारे मार्क्स जो हैं घुस जाते हैं। तो ये इससे आपको पता चल जाएगा कि आप कौन-सी कैटेगरी में आते हो, तो आपको रिस्क लेना है या नहीं लेना है, ठीक है? सो मॉक टेस्ट आप ज़रूर से दो। अब टियर 2 में आ जाते हैं, डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर ऑफ 50 मार्क्स, एसे 30 मार्क्स एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रेसी राइटिंग 20 मार्क्स। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। 50 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होने वाला है, जिसमें 30 मार्क्स का आपका एसे होगा एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रेसी जो है वो 20 मार्क्स की होगी, ठीक है? तो प्रेसी राइटिंग वगैरह आप देख लीजिएगा।
प्रेसी राइटिंग कैसे की जाती है, जो भी पैरा दिया जाता है उसका 1/3 में उसको कंसाइज़ करना होता है एंड यू मस्ट नॉट रिपीट द वर्ड्स व्हिच आर ऑलरेडी एक्जिस्टेड इन द पैराग्राफ। ठीक है, तो पैराग्राफ में जो भी वर्ड्स हैं उस वो सेम वर्ड्स आपको नहीं यूज़ करना होता है, उसको अपनी ही भाषा में लिखना रहता है। वो सेंटेंसेस, वो वर्ड्स यूज़ नहीं करने रहते हैं, बल्कि उसकी जगह उसके सिनोनिम्स आप यूज़ कर सकते हो। और प्रेसी की मैं आपको बात बताऊँ, वो पूरा अ, एक ही पैरा लिखा जाता है, उसको आप 2-3 पैरे में डिवाइड नहीं कर सकते हो। ये सब ध्यान देने की चीज़ें हैं, वरना बहुत भी अच्छा लिखोगे और आपने ज़रा-सी गलती की तो वो सीधे कट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप बेहतर कोचिंग वगैरह करके, बुक वगैरह देख कर के सबसे पहले वो सारी चीज़ें आप देख लेना, ठीक है? टियर 3 क्या है? इंटरव्यू है। तो इंटरव्यू, तो इसमें मैं क्या कहूँ, ये आप पे डिपेंड करता है। बहुत अच्छे से इंटरव्यू देना, अपने नेगेटिव पॉइंट्स को छुपा देना, अपने पॉजिटिव पॉइंट्स को शो करना, कॉन्फिडेंट रहना, दैट इज़ इट। सो कितना मार्क्स का ये टोटल आपका रहने वाला है? ये रहने वाला है, देखिए 100 का हो गया प्री, फिर आपका मेंस हो गया 50 का, फिर 100 का इंटरव्यू, यानी 250 मार्क्स का आपका रहने वाला है। छोटा-सा एग्ज़ाम है, जी जान लगा दो अपनी, ठीक है? और अच्छी रिलायबल कोचिंग करना, ठीक है? कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन इंटरव्यूज़ मे बी सब्जेक्ट टू a psychometric aptitude test which will be a part of interview। तो देखिए इंटरव्यू में आपका वही टेस्ट होता है, साइकोमेट्रिक से एप्टीट्यूड, वही चीज़ें देखी जाती है, राइट? सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स, तो इसमें क्या है, द कैंडिडेट्स हैज़ टू अपीयर, वो तो मैंने आपको सारी चीज़ें इतनी देर से बता ही दी है और बाकी आप पढ़ लेना, बहुत बड़ा है ये। अब मैं इसमें आपको सीधे बताऊँगी, ये सब देख लेना, डेट एंड टाइम वगैरह दे रखा है। हाँ, इम्पॉर्टेंट डेट्स देखिए, ये ज़रूर से आप ध्यान दे दीजिए। ओपनिंग तो देखिए आज से शुरू हो गई है, यानी रजिस्ट्रेशन की, ठीक है? तो रजिस्ट्रेशन आप आज से करा सकते हो। क्लोजिंग डेट जो है इसकी, ये है 15 दिसंबर, तो कोई बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, 1 महीने के भी टाइम नहीं है, 20 डेज़ का है। सो 15 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है, तो लास्ट डेट का वेट मत करो, जल्द से जल्द इसके लिए अप्लाई कर दो, ठीक है? बैंकिंग आवर्स ये क्या है, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फ़ी जमा करने की जो लास्ट डेट है वो है 19th 12th, यानी कि 19 दिसंबर, ठीक है? तो ज़रूर से ध्यान रखो, 19 दिसंबर लास्ट डेट है फ़ी सबमिट करने की। और फ़ी कैसे जमा करनी है आपको? चालान ऑफलाइन से, या तो द ई चालान जनरेट आफ्टर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी वैलिड टिल 4 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ जनरेशन ऑफ ई चालान। तो देखिए जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हो, रजिस्ट्रेशन कराते हो, ठीक है? तो उसके 4 दिन के अंदर ही आपको ये चालान यानी फ़ी डिपॉज़िट करना होगा, ठीक है? ये सारी चीज़ें पढ़ लेना, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये देखिए यहाँ पे आप ब्लू-ब्लू देख रहे हो ना, तो ये क्या है? ये लिंक्स है, इसी लिंक्स पे जा कर के आप रजिस्ट्रेशन कर पाओगे, अपना पीडीएफ इसका डाउनलोड कर पाओगे, अप्लाई कर पाओगे, ठीक है? सो इसका लिंक मैं आपको दे दूँगी, इस पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से चीज़ें देख लेना, ठीक है? अब जनरल इंस्ट्रक्शन देखो भैया, ये सब पढ़ लेना, हाउ टू अप्लाई ये सब ज़रूर से देख लेना। ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है, सिग्नेचर, इमेज, इतने सारे फॉर्म भरते रहते हो तो उसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। देख लेना अच्छे से, और मैं आपको बस फ़ीस बता दूँ अब, ठीक है? ओके, ये रहा एग्ज़ामिनेशन फ़ी। इट इज़ इन 2 कंपोनेंट्स, एग्ज़ामिनेशन फ़ी है ₹100, ₹50 ओनली, एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज 450, ठीक है? तो आपका जो सभी कैंडिडेट्स के लिए जो फ़ीस लगने वाली है वो है आपकी 450, मतलब जनरल कैंडिडेट्स के लिए। मेल कैंडिडेट्स ऑफ अनरिज़र्व्ड ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी, एग्ज़ामिनेशन फ़ी एट ₹100 इन एडिशन टू रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज। तो देखिए यहाँ पे ये 2 तरह का चार्ज ले रहे हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज 450 ऑल कैंडिडेट्स के लिए, एंड मेल कैंडिडेट्स ऑफ अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी, एग्जामिनेशन फ़ी जो है आपका वो है ₹100। तो आई थिंक ये ओवरऑल 550 लगने वाला है आपको, ठीक है? ओके, चलिए आगे देखती हूँ। और इसमें देखिए एससी एसटी वगैरह के लिए अलग होनी चाहिए, ये कहीं न कहीं दिया होगा आपको, नहीं दे रखा है, सबके लिए वही लगने वाले हैं। ओके, देखिए अलग से यहाँ पे नहीं, 1 मिनट, ओबीसी करके मुझे कुछ दिखा था यहाँ पे, 1 मिनट,
नहीं दिख रहा है मुझे। आई थिंक सबके लिए वही फ़ीस लगने वाली है आपकी, ठीक है? ये क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ऑल कैटेगरीज़ कह रखा था। 1 मिनट, कहाँ गए? All candidates recruitment processing charges at 450 and male candidates of unreserved EWS and OBC categories examination fees ₹100 in addition to recruitment processing charge। और यहाँ ऊपर लिखा है इट इज़ इन 02 components एग्जामिनेशन फ़ी ₹100 एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग 450, वही आपका 550 लगने वाला है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने ब्रैकेट में ₹50 ओनली भी कह रखा है और थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है। वैसे आपका देख कर मुझे ये लग रहा है कि ₹550 लगने वाले हैं, ठीक है? ओके, ओके, बहुत ज़्यादा बड़ा है शायद ये। हो गया। चलिए मैंने सारी डिटेल्स देख ली है, सारी डिटेल्स आपको बता दी, लेकिन फिर भी आप पूरा पढ़ लेना। इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज़ मैं ऐसी लेटेस्ट जॉब अपडेट्स प्रोवाइड करती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। बाय बाय।